आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन को समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कहते हैं कॉपरेशन को, हेल्प करना, ठीक है। इंडिपेंडेंटली काम ना करना बल्कि एक डिपेंडेंट वे में, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते बल्कि ये डिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। इनका दूसरे दूसरे सिस्टम्स के साथ, दूसरे दूसरे ऑर्गन्स के साथ एक ताल्लुक पाया जाता है ताकि उनके दरम्यान में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रह सके। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमने अपने जो प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उनमें भी देखा कि जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है इनसाइड द ब्लड, तो ये ब्लड हार्ट से होता हुआ हमारे लंग्स की तरफ आता है और लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। ये ब्लड वापस हार्ट के पास आता है और हार्ट इसको पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टूवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से जो लंग्स हैं या जो हार्ट है तो वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने जो किडनी का फंक्शन है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो किडनी है यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब किडनी काम कर रहा होता है तो अगर ब्लड के अंदर वाटर का लेवल डाउन हो जाता है तो इस चीज़ को सेंस कर लेता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस इस चीज़ को सेंस कर लेता है, फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और वो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें वाटर का लेवल मेंटेन कर देता है। तो इस तरीके से जो किडनी है या जो हमारा हाइपोथैलेमस है या हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है तो इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके हमारा जो ब्लड में वाटर का लेवल था वो मेंटेन कर दिया। एक होम्योस्टेटिक लेवल मेंटेन हो गई थी इन तमाम ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने से। इसके अलावा हमने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूरॉन्स मौजूद थे। तो यहाँ पे हमारे मस्कुलर सिस्टम का और नर्वस सिस्टम का एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना था। तो हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जो कोऑपरेशन होती है तो उसके लिए दो सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें एक बॉडी का दूसरे बॉडी पार्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। न्यूरॉन्स सिग्नल्स दे रहे होते हैं। और दूसरे टाइप के जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन है उसमें केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं और फिर वो अपने बॉडी ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रख रहे होते हैं। तो द कोऑपरेशन और द कोऑर्डिनेशन विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल्स, तो ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेशन को हमने कहा केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसकी इंपॉर्टेंस की बात हम कर लेते हैं, क्यों हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है लेकिन न्यूरॉन्स हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि यही केमिकल्स जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के दौरान में रिलीज हो रहे होते हैं तो ये केमिकल्स इवन कि हर एक सेल तक इनकी रसाई होती है। तो इसलिए सेल्स तक भी इवन कि हमारी कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहती है। तो इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो इनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन का, केमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो सब्सटेंसेस हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे सेल्स में जा रहे होते हैं तो यहाँ पर भी कुछ केमिकल्स का रोल होता है। जिस तरीके से अगर हम इंसुलिन हार्मोन के फंक्शंस को देखें तो जब हमारी बॉडी में ब्लड में इंसुलिन मौजूद होता है तो सेल्स हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ग्लूकोज के लिए चैनल्स लगे हुए होते हैं। तो वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं और हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाना स्टार्ट कर देता है। अगर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन मीन के केमिकल नहीं है, तो हमारा जो सेल्स हैं उनके जो ग्लूकोज के चैनल्स होंगे तो वो बंद रहेंगे। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो भी इन केमिकल्स की वजह से होती है या कुछ और सिक्रेशन जो रिलीज हो रही होती है तो वो इन्हीं केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या चीज़ होते हैं। तो कोई एक सेल या एक ग्रुप ऑफ सेल जब वो कुछ बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको बाहर रिलीज कर देते हैं अपने सेल बॉडी से, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं और हम ये जो कुछ बनाकर बाहर रिलीज कर रहे हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि ये सिक्रीशन कर रहे हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अब हम टाइप ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो टू टाइप के ग्लैंड्स हैं। एक हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सो का मतलब है आउटसाइड और
क्राइन का मतलब है टू सिक्रीट, मतलब कि बाहर सिक्रीट करना। बाहर कहाँ सिक्रीट करना, मतलब कि जो ब्लड है उसमें मत डालना, बल्कि ब्लड से बाहर सिक्रीट करना। यहाँ पर हमारा आउटसाइड से मुराद है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में नहीं ये सिक्रीट कर रहे होते हैं, बल्कि दे हैव डक्टेड ग्लैंड्स, इनकी अपनी नालियाँ होती हैं, इनके अपने डक्ट्स होते हैं जिसमें ये अपनी सिक्रीशन बनाकर फिर रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशंस को टारगेट सेल पर डायरेक्टली भी रिलीज कर सकते हैं, मतलब ब्लड में नहीं दे रहे हैं बल्कि उस टारगेट जो एरिया है वहां पर डायरेक्टली भी दे सकते हैं या अपने डक्ट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में जो गोबलेट सेल्स हैं, जो हमने बात की थी कि जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें एपिथेलियल लाइनिंग में सिलिएटेड सेल्स थे और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स थे, जिसको हमने कहा था गोबलेट सेल्स। तो ये जो गोबलेट सेल्स हैं ये अपनी बॉडी के अंदर रिलीज बना रहे होते हैं एक केमिकल जो कि एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, जिसको म्यूसिन कहते हैं। ये जो म्यूसिन है ये जब सिक्रीट होने लगता है सेल से तो ये वाटर के साथ ऐड हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस रिलीज होने लगता है। जब म्यूसिन वाटर के साथ ऐड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है और रिलीज होता है, तो फिर हम इसको म्यूकस कहते हैं। तो यहाँ पे जो गोबलेट सेल्स है वो म्यूकस को हमारी उस रिस्पायरेटरी जो लाइनिंग्स हैं, जो हमारी नेजल कैविटी है या बकिया जो पोर्शन है, तो उसमें वो डायरेक्टली दे रहे होते हैं। मतलब इनकी कोई डक्ट्स नहीं है गोबलेट सेल्स की, लेकिन ये ब्लड में भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये उस टारगेट एरिया में डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन को डाल रहे हैं, यानी कि म्यूकस को डाल रहे हैं। रिलीज उन्होंने म्यूसिन किया है, लेकिन रिलीज होते हुए वो वाटर के साथ ऐड हो गया था, तो म्यूकस की सूरत में रिलीज हो गया है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गोबलेट सेल्स? ये एपिथेलियल सेल्स हैं और सिंगल सेल्स होते हैं, और जहाँ कहीं पर भी हमारे एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं, जिस तरीके से जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या कुछ और हमारे पास इंटेस्टाइनल सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं और कंटिन्यूअसली म्यूकस को सिक्रीट करते रहते हैं। तो जो गोबलेट सेल्स हैं ये भी हमारे पास एग्जाम्पल हो जाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो ये सिंगल सेल्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है लिवर। तो लिवर भी कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब कि बाइल सिंथेसाइज कर रहा है, और बाइल का डाइजेस्टिव रोल भी है और इसका सारा फंक्शन जो है आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो लिवर है इसने बाइल को सिक्रीट किया है और अपनी एक डक्ट में डाल दिया है, जिसको हम कहते हैं बाइल डक्ट। तो अब ये ब्लड में नहीं डाल रहा बल्कि बाइल डक्ट में डाल रहा है। इसी तरीके से स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनकी भी अपनी डक्ट्स होती है। सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, सीबियम को रिलीज कर रहे होते हैं, ऑयल को रिलीज कर रहे होते हैं। सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सिलाइवा को सिक्रीट कर रहे होते हैं। टेयर ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, तो ये टेयर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ब्रेस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमने बात कर ली कि ये वो वाले ग्लैंड्स हैं जो कि ब्लड में अपनी सिक्रीशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनकी एक प्रॉपर नालियाँ होती है, डक्ट्स होती है, जिसमें ये अपनी सिक्रीशंस डाल देते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली अपने टारगेट टिश्यूज पर वो अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़े कि गोबलेट सेल्स है, सिंगल सेल्स होते हैं, म्यूसिन को तैयार करके फिर उसको म्यूकस की सूरत में सिक्रीट कर देते हैं। और इसके अलावा हमने बात की कि ये जो है ये डक्ट्स के थ्रू भी दे सकते हैं अपनी सिक्रीशन, जिस तरीके से लीवर है या स्वेट ग्लैंड्स हैं या सीबेशियस ग्लैंड्स हैं या हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स हो गए, तो अपनी सिक्रीशन बाकायदा डक्ट्स में डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी समझ लेते हैं। हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि एंडो का मतलब होता है विदिन, मतलब कि अंदर। क्राइन मीन टू सिक्रीट, मतलब कि ये अपनी सिक्रीशंस विदिन दे रहे होते हैं। विदिन का क्या मतलब है? कहाँ के अंदर? तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर डाल रहे होते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनकी कोई डक्ट्स नहीं होती है, बल्कि ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में या लिम्फेटिक वेसल्स में ऐड कर रहे होते हैं, और इनकी सिक्रीशंस को हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, They secrete their products directly into the extracellular fluid। पहले ये अपने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ऐड कर देते हैं, सेल से बाहर इनकी सिक्रीशंस रिलीज हो जाती है, जिसको हमने हार्मोन कहा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, और फिर वो उस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से हमारे ब्लड स्ट्रीम में या हम हमारे लिम्फ वेसल्स में आ जाते हैं। तो फिर ये ब्लड से या लिम्फ्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं एक बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, और वहाँ पे वो अपने फंक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ से ये अपने स्पेसिफिक टारगेट सेल के पास चले जाते हैं।
जाते हैं। तो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है या पैराथायरॉयड ग्लैंड है या थायरॉयड ग्लैंड है या गोनेड्स हैं, जैसे कि ओवरीज हैं या टेस्टिस हैं मेल के अंदर, तो ये हमारे पास कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, डाइजेस्टिव रोल भी है इसका, लेकिन ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा होता है, मतलब कि ये पैनक्रियाटिक जूस भी बनाता है और ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जिस तरह इंसुलिन है या ग्लूकागॉन है तो ये भी रिलीज कर रहा होता है। तो इसलिए हम पैनक्रियाज को कहते हैं कि इसका ड्यूअल फंक्शन होता है, मतलब कि इसका डबल फंक्शन होता है। ये एट अ टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम कर रहा होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी तौर पे काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, तो इसलिए हम इसको एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को हमने हार्मोन्स कहा था, तो अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को नहीं डिस्कस करेंगे बल्कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो हार्मोन्स को समझते हैं। हार्मोन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ एक टर्म है जिसका मतलब है टू एक्साइट, किसी चीज़ को एक्साइट कर देना। तो ये हमारे पास इस हार्मोन का वर्ड ही मीनिंग आ जाता है। हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल्स हैं और ये मैसेज लेकर जाते हैं, मतलब कि कुछ इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद होती है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनका काम ऐसे ही होता है जिस तरह एंजाइम्स का होता है, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एंजाइम ना कोई केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है और ना स्टॉप करता है, बल्कि जस्ट उसको एक्टिवेट कर रहा होता है उन केमिकल रिएक्शन को, तो सेम इज द फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स। ये भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, ना स्टॉप करते हैं, ना स्टार्ट करते हैं, ना स्टॉप करते हैं, बल्कि जस्ट उसको एक्टिवेट कर देते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को जल्दी जल्दी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होते हैं, द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहे होते हैं। जिस तरीके से माइक्रोग्राम है या मिलीग्राम है पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज हो रहे होते हैं, लेकिन इनकी ये स्मॉल क्वांटिटी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंटली चाहिए होती है। अगर इनकी सिक्रीशन में बहुत कम अमाउंट में भी डिफरेंस आ जाए तो तब हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। अगर इनकी क्वांटिटी अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती है तब भी डिस्टर्बेंस है, और अगर कम हो जाती है तो तब भी ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब हार्मोन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये हमारी बॉडी से क्लियर हो जाते हैं, हमारे ब्लड से चले जाते हैं। जिस तरीके से हमने किडनीज का कहा कि वो यूज्ड हार्मोन को यूरिन में डाल रहा होता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर रहा होता है। तो जब ये अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं हार्मोन, तो फिर ये हमारे जो ब्लड है वहाँ से क्लियर कर दिए जाते हैं, यूरिन में इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास हार्मोन्स के बारे में था। अब हम जो हार्मोन्स है जो सिस्टम या जिस स्टडी के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें हम हार्मोन्स को स्टडी करते हैं, इसमें जो जितना भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हार्मोन है उनकी केमिकल नेचर क्या है, मतलब केमिकली वो क्या है। तो 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मीन कि ये ऐसे हार्मोन्स होंगे, इनकी केमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे कि ये हमने कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट्स से, कोलेस्ट्रॉल से हमने उनको बनाया हुआ होगा। कोलेस्ट्रॉल डिराइवेटिव्स हैं, मतलब कि हमने कोलेस्ट्रॉल के केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस की होगी जिससे हमने ये हार्मोन बनाए हुए होंगे, सिंथेसाइज किए होंगे। तो इनको हम कहते हैं कि ये स्टेरॉइड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कौन से हार्मोन्स हैं? ये हार्मोन जो है ओवरीज, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम कहते हैं ओवरीज, तो वो सिंथेसाइज कर रहा होता है। अभी हम ये नहीं पढ़ते कि कौन से हार्मोन्स बना रहा है, जस्ट हम ये देखते हैं कि कौन से हमारे जो ग्लैंड्स हैं तो वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप के जो केमिकल हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पे ओवरीज है या टेस्टिस है, तो टेस्टिस मेल में उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो बना रहा होता है। और प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा भी फीमेल के अंदर एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मदर का और बेबी का आपस में कनेक्शन कायम रहता है। इसके अलावा हमारे किडनीज के टॉप पे एक ग्लैंड लोकेटेड है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर वाला पोर्शन एड्रीनल मेडुला कहलाता है। तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसके जो हार्मोन्स हैं तो एक्चुअली उनकी जो केमिकल नेचर है वो कोलेस्ट्रॉल डिराइवेटिव्स हैं।
एक अमाइनो एसिड है टाइरोसिन और उसमें हमने केमिकल चेंजेस की होगी और हमारे पास अमाइनो एसिड टाइरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि हमने टाइरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव किए हुए होंगे, जिस तरीके से थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं यानी कि T3 और T4, ठीक है। हम डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एड्रीनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं, तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड टाइरोसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से भी कुछ हार्मोन्स बने हुए होते हैं और ये इनके अलावा जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं तो वो सिक्रीट कर रहे होते हैं प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में बेसिक क्या डिफरेंस है। पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड का नंबर है वो 1 से लेकर 100 तक होता है। अगर 100 से नंबर इंक्रीज कर जाता है अमाइनो एसिड का तो फिर हम उसको कहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। अगर हमारे पास कम अमाइनो एसिड्स हैं तो हम उसको पेप्टाइड्स कह देते हैं। अगर अमाइनो एसिड्स का नंबर ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। और अगर अमाइनो एसिड का नंबर 100 से इंक्रीज कर जाए तो फिर हम प्रोटीन का टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हार्मोन्स हैं तो वो इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो पैंक्रियाज रिलीज कर रहा है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, तो ये भी हमारे पास प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। और इसके अलावा भी जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में तो वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारी बॉडी में सबसे कॉमनली जो हार्मोन प्रेजेंट है तो उनकी नेचर है, मतलब ज़्यादातर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनकी केमिकल नेचर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बुक के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स का नंबर भी लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ हार्मोन है तो उसमें 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोटीन है क्योंकि नंबर इंक्रीज कर गया है 100 से। प्रोलेक्टिन, ये हमारे पास 227 अमाइनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक प्रोटीन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक हार्मोन हो गया है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन, तो ये पेप्टाइड है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड भी हम इसको नहीं कह रहे बल्कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है क्योंकि इसमें 9 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ये हमारे पास आ गए हैं पॉलीपेप्टाइड। और जो पैराथार्मोन है उसमें 84 अमाइनो एसिड्स है, तो ये लार्जर पॉलीपेप्टाइड आ जाता है। यहाँ पर हमने कहा कि डिफरेंट नंबर हो सकता है अमाइनो एसिड्स का उन जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हार्मोन्स हैं। तो यहाँ पे जो है जो अमाइनो एसिड्स हैं तो उनका जो नंबर है अगर आप उसको याद कर सकते हो तो सही है, अगर नहीं याद कर सकते हो तो बस इतना याद रखना है आपको कि कौन सा जो हार्मोन है तो वो प्रोटीन है, कौन सा हार्मोन पॉलीपेप्टाइड है और कौन सा हार्मोन पेप्टाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास था। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हमने स्टडी किया कि हमारी बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो कि डबल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने पैनक्रियाज की बात की। और हमने कहा कि जब हम बॉडी में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है जब हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो इसको हमने कहा एंडोक्राइनोलॉजी। और केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स में हमने कहा कि जो कोलेस्ट्रॉल डिराइवेटिव्स भी कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं, उनकी केमिकल नेचर कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुई होगी। कुछ हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसको हम टाइरोसिन कहते हैं, उससे भी बन सकते हैं। और कुछ हमारे हार्मोन बल्कि ज़्यादातर हार्मोन्स हमारे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, इसके अलावा पैनक्रियाज है, तो ये सारे हमारे पास प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।